ये कहानी 1904 में न्यूयॉर्क में शुरू होती है। एक फायर स्टेशन को आपात स्थिति के बारे में सतर्क किया जाता है, इसलिए काले कपड़े पहने लोग तुरंत मदद के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह एक बहुत ही अलौकिक आपात स्थिति है, क्योंकि जब वे दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह पूरी तरह से जमा हुआ है, जिससे एक अग्निशमन कर्मी का हाथ भी तेजी से जमने लगता है। बाकी लोग कार्रवाई करते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं, यह देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा कमरा पूरी तरह से जम गया है, जिसमें वहां मौजूद लोग भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने देखा कि एक प्रकार के कवच वाली लड़की जमी नहीं है। जब एक फायर फाइटर इसे लेने की कोशिश करता है तो वह जाग जाता है और सभी जमे हुए लोगों को विस्फोट कर देता है। तब गोला पूरी तरह से बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि इसमें भूत है। तो हम वर्तमान में लौटते हैं और हमारे भूत शिकारी काम पर हैं। वे मायावी ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने ट्रिगर का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कैली भूत को रोकने के लिए ड्रोन का उपयोग नहीं करती। दुर्भाग्य से लड़कों ने बहुत नुकसान पहुंचाया और इससे मेयर बहुत परेशान हुए और उन्होंने उन्हें उनके कार्यों के लिए फटकार लगाई। इसके अलावा उनका मानना है कि फीबी बाल शोषण का हिस्सा है, क्योंकि वह अभी भी नाबालिग है, इसलिए वह उससे अपने परिवार के साथ काम करना बंद करने के लिए कहता है। अंत में मेयर ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वह उस फायर स्टेशन को ध्वस्त नहीं कर देते जहां वे रहते हैं, और उनके द्वारा किए गए सभी नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। तो अब फीबी टीम का हिस्सा नहीं रह सकती। यह बात किशोर को बहुत परेशान करती है, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। गैरी उस भूत को छोड़ देता है जिसे उन्होंने स्टोरेज यूनिट में फंसाया था, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे समस्याएं हो रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि यह पहले से ही कई आत्माओं से भरा हुआ है, जिसका समाधान उन्हें ढूंढना होगा। दूसरी ओर पूर्व भूत हंटर रे स्टैंस का अब यूट्यूब पर एक कार्यक्रम है, जहां वह अपने युवा प्रोड्यूसर के साथ मिलकर हर दिन भौतिक वस्तु का विश्लेषण करता है, जिसे वह पॉडकास्ट कहते हैं। कई लोग अपना सामान लेकर पहुंचते हैं। फीबी आती है, वह नीचे जाती है और भूत का तमाशा देखती है। अचानक एक आदमी एक अजीब वस्तु लेकर आता है जो राजा का ध्यान आकर्षित करती है। वह अपने साथ एक प्राचीन गोला लाता है, जिसके बारे में वह बताता है कि यह उसकी दादी का है। स्टैंड्स इसका विश्लेषण करते हैं और मानते हैं कि पीतल की भौतिक वस्तु का उपयोग पहले बुरी आत्माओं को फंसाने के लिए किया जाता था। वह विशेष उपकरण के साथ निरीक्षण करता है और इससे एक बड़ी ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है, और जिस कांच के ऊपर रखा गया था वह जम जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। स्टैंड्स आश्चर्यचकित हो जाता है और वस्तु खरीद लेता है। इस बीच फायर स्टेशन को भी जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई और इसने स्टोरेज यूनिट में कई नुकसान पहुंचाए, इसलिए गैब्रियल ने जेनिन से किसी प्रकार का समाधान खोजने के लिए कहा। उसके बाद ट्रेवर एक भूत को पकड़ने जाते हैं, लेकिन भूत उसे चकमा देकर उसे गिला करके चले जाते हैं। अलार्म बजता है और घोस्टबस्टर्स के पास एक नया इमरजेंसी आता है। फीबी भी जाना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वह जानती है कि जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती वह टीम का हिस्सा नहीं बन सकती। इससे वह बहुत दुखी हो जाती है। किशोरी ने अपना ध्यान भटकाने के लिए पार्क में टहलने और शतरंज खेलने का फैसला किया। हालांकि उसे एहसास होता है कि उसके चिप्स अपने आप हिलने लगे हैं और वह अच्छी तरह से जानती है कि वह एक भूत से निपट रही है। उसने खेल जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि वह किसी भी चीज से नहीं डरती है, खासकर जब आत्मा उसके सामने आती है। फैंटेस्मा को लगता है कि यह अजीब है कि फीबी नहीं दौड़ता और सोचता है कि यह बहुत अच्छी है कि वे साथ रह सकते हैं। एक छोटा सा खेल खेला जाता है और भूतनी सभी चालों में विजयी होती है। मेलोडी नाम की आत्मा उसे बताती है कि उसकी मृत्यु एक इमारत में आग लगने के कारण हुई थी और अब वह एक भूत है। जब तक वह अपना अधूरा काम पूरा नहीं कर लेती तब तक वह जीवन भर उसी उम्र की रहेगी, जो काफी मुश्किल लगता है। अगले दिन लार्स नाम का एक व्यक्ति स्टेशन पर स्टोरेज यूनिट की मरम्मत के लिए आता है। विंस्टन भी आता है, जो बताता है कि यूनिट में फैंटम को जमा करने के 40 वर्षों के बाद उसके पास पहले से ही जगह की कमी हो रही है। वह कबूल करता है कि फायर स्टेशन दूसरी दुनिया का एक तरह के दरवाजा है और इसीलिए उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। विंस्टन ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए पहले से ही एक नई स्टोरेज यूनिट बनाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट में से एक है। उनके पास एक असाधारण अनुसंधान केंद्र भी है
जहां वे भूतों के बारे में उन सभी चीजों की जांच करेंगे जो उन्हें समझ में नहीं आती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मशीन बनाई है जिससे वे किसी भी प्रकार की शापित वस्तुओं से भूतों को निकाल सकते हैं और अंत में उन्हें स्टोरेज यूनिट में भेज सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर प्रोटॉन द्वारा संरक्षित कक्ष भी हैं ताकि बाद में उनका विस्तार से अध्ययन किया जा सके। बाद में मशीन का उपयोग करके पीतल के गोले के अंदर जो कुछ है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता क्योंकि वस्तु खुलने का विरोध करती है, जिससे बिजली बढ़ जाती है और वह स्थान शट डाउन हो जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए कक्ष के अंदर के भूत बिना किसी समस्या के बाहर निकल सकते हैं। जब अलार्म बजता है और बिजली वापस आती है तो वह आर्म को उठाता है, लेकिन इससे उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। इस बीच हम फिबी को देखते हैं और उसने भूत को अपने घर में आमंत्रित किया है। वहां भूत को स्टेशन और स्टोरेज यूनिट के बारे में पता चलता है जो वास्तव में उसे आकर्षित करता है। मेलोडी ने खुलासा किया कि वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, लेकिन वह नहीं जानती कि यह कैसे करना है। वह उस गोले की तलाश कर रही है जो शहर के एक हिस्से को एक पल के लिए रोक देता है। फीबी के भूत दोस्त के साथ ऑर्ब ने संचार करता है जो उसके आदेशों पर चलता है और उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। अगली सुबह भूत का शिकार करने वाले परिवार को तहखाने में एक समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह नष्ट हो गया है और जम गया है, जिसके लिए उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। इस बीच लेबोरेटरी में आपको उस हर चीज के बारे में सूचित किया जाता है जो आर्ब ने किया था। लार्स का कहना है कि जो वस्तु आप लाए हैं वह कुछ कारण पैदा कर रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें एक घातक शक्ति है जिसे निकालना असंभव है। वस्तु के बारे में अधिक जांच करने के लिए वे नादीन की तलाश कर रहे हैं जिसने गोला बेचा था। लड़का उन्हें बताता है कि वह वस्तु उसकी दादी की थी और उसने इसे एक गुप्त कमरे में रखा था। उनके वह कमरा मिलता है जो पीतल से बना है और जिसमें कई दुर्लभ वस्तुएं हैं। ऊर्जा मीटर मशीन को वस्तुओं के ऊपर चलाने से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। जब ऐसा लगा कि यह एक निराशाजनक मामला है, तो जब वे नादीन के पास होते हैं तो मशीन बीप करने लगती है। इसलिए वे उस व्यक्ति को अपने पॉडकास्ट लैब में अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जो उत्सुकता से एक रिकॉर्डिंग देता है। डॉक्टर पीटर उसका ऑडियो सुनता है और देखता है कि उसकी उत्तेजना आग की माध्यम से संकेत दे रही है। उसे एहसास होता है कि कोई अजीब संदेश है। इसके बाद स्टैन और फीबी एक पुराने दोस्त की तलाश कर रहे हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सके कि यह किस बारे में है। वे डॉक्टर ह्यूबर्ट से मिलने के लिए लाइब्रेरी पहुंचते हैं। वह ऑडियो सुनना शुरू करते हैं और बताते हैं कि यह एक मृत भाषा के बारे में है जो अब मौजूद नहीं है। वह उन्हें एक प्राचीन पुस्तक दिखाने के लिए ले जाते हैं और बताते हैं कि उनके पास जो गोला है एक जादुई जेल है जिसमें गाराका नामक भूत देवता है, एक ऐसा देवता जो उसके सामने आने वाली हर चीज को जमा देने में सक्षम है। यह भी उल्लेख किया गया है कि एक राग की रिकॉर्डिंग है जो गोला खोलती है। जब वे इसे सुन रहे थे तभी एक शरारती भूत मेलोडिक सिलेंडर लेकर वहां से भाग जाता है। लड़के उसे वापस पाने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। भूत शेर की एक मूर्ति में घुस जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वे मूर्ति को टुकड़े टुकड़े करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस उन्हें रोक देती है। मेयर ने इस क्षण का लाभ उठाते हुए भूत शिकारियों को समाप्त कर दिया, यह तर्क देते हुए कि वे एक खतरा हैं क्योंकि वे केवल विनाश का कारण बनते हैं। फबी के माता पिता ने उसे सजा दी। इसे ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार कहा जाता है, जिसे किशोरी बहुत बुरी तरह से लेती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उनके कई उपकरण जब्त कर लिए हैं और संभवतः पूरी जगह को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नदीम, जो साइट पर था, स्टैंस के साथ अपनी शक्तियों का अभ्यास करता है, जो उसे बताता है कि अपने पूर्वज के कारण वह संभवतः अंतिम फायर बेंडर्स आर्ब रक्षक है जो गराका को बर्फ प्रलय करने से रोकता है। निसंदेह इस स्वीकारोक्ति ने उसे चकित कर दिया है और वह नहीं जानता कि क्या करे। फिबी मेलोडी की तलाश में जाती है क्योंकि उसके साथ वह अपनी समस्याओं से छुटकारा पाती है। किशोरी अपनी आत्मा को उसके मानव शरीर से अलग करने और 2 मिनट के लिए मेलोडी के करीब रहने के लिए भूत तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लेती है। जब वह ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उसकी सहेली उसे स्वीकार करती है कि उसने उससे यही करने की अपेक्षा की थी, क्योंकि वह गाराका के लिए काम करती है और जो शब्दों से प्रेत भगवान मुक्त होगा उसे बोलने के लिए फीबी का शरीर चाहिए। मेलोडी ने उसके लिए जो जाल बिछाया
वह सफल है क्योंकि गराका अब आजाद है। सबसे पहले वह अपने सींगों को पुनः प्राप्त करता है जो उससे छीन लिए गए थे और ये उसे महान शक्ति देते हैं। इसके बाद शहर में भीषण सर्दी शुरू हो जाती है जिससे सब कुछ जमा हो जाता है। वह अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और अब उन्हें जल्दी से स्टेशन पहुंचना होगा और जो आने वाला है उसकी तैयारी करनी होगी। सौभाग्य से भूत शिकारियों की दोनों पीढ़ियां एकजुट हो जाती हैं और गराका का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मेलोडी ने फिबी से उसके साथ जो किया उसके लिए माफी मांगी क्योंकि आखिरकार वह उससे प्यार करने लगी थी। वे मेलोडी से उसकी मदद करने के लिए कहती है लेकिन उसका भूत दोस्त उसे बताती है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि गराका पहले से ही फायर स्टेशन पर है। भूत शिकारी अपने उपकरण तैयार कर लेते हैं लेकिन वे बेकार होते हैं। नदीम ने गराका को जाने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वह आग का स्वामी है। दुर्भाग्य से गराका नदीमा का लाइटर नष्ट कर देता है क्योंकि यह काम नहीं करता है और हर कोई फ्रिज हो जाता है। गराका उन सभी भूतों को रिहा कर देता है जिन्हें 40 वर्षों से कैद किया गया था जो अब पूरे न्यूयॉर्क में है। फिबी अपने एम्प्लीफाइड ब्रास कोटेड प्रोटॉन पैक के साथ हार नहीं मानने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दुष्ट देवता से लड़ने की कोशिश करती है जो बर्फीली हवाएं फेंकता है और उसे फ्रीज करना शुरू कर देता है। मेलोडी अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करती है और वह माचिस जलाती है जो वह हमेशा अपने साथ रखती है। नदीम आग लेता है और अपनी पूरी ताकत से गराका को ध्वस्त कर देता है। इससे हर चीज को पिघलने और राक्षस से लड़ना शुरू करने में मदद मिलती है। घोस्ट हंटर्स गराका को नई खाली स्टोरेज यूनिट में फंसाने में कामयाब रहे और वह अंततः सुरक्षित निकल गया। मेलोडी ने जो निर्णय लिया था उससे उसे पूरी तरह से परलोक में जाने की अनुमति देता है। वह अपने दोस्त को अलविदा कहती है। अब स्पैंगलर परिवार न्यूयॉर्क की सड़कों पर लौट आया है। घोस्ट हंटर्स का उन लोगों द्वारा उत्साहवर्धन किया जाता है जो उनके प्रति आभारी हैं। मेयर जो घोस्ट बस्टर्स से नफरत करते थे उन्हें नायक के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। घोस्ट बस्टर्स थके हुए लेकिन विजयी होकर मलबे के बीच खड़े हैं। घोस्ट गॉड ने सीलबंद कलाकृतियों को एक बार फिर से हरा दिया। भूत अब फिर से शहर में है। स्पैंगलर परिवार के पास अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। उन्हें शहर में छोड़े गए सभी भूतों को पकड़ना है और ये इस कहानी का अंत है। मुझे कमेंट में बताएं कि आपने इस नई फिल्म के बारे में क्या सोचा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।